friends, good morning, good afternoon, good evening, नमस्कार. I welcome to all my YouTube channel. तो आइए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीन पियाजेस थ्योरी. ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता ही है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं सभी एग्जाम्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. किसी किसी एग्जाम में तो इसमें से 5-6 क्वेश्चंस तक भी आ जाते हैं. ठीक है, तो इस थ्योरी को हमें बहुत अच्छे से समझना है ताकि हम एग्जाम में ना भूलें. जो इसको अच्छे से कर लेगा उसके मैक्सिमम 4 to 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, 100% आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं जीन पियाजे चाचा जी के बारे में या अपने अंकल के बारे में. ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, तो इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है. तो जीन पियाजे इनका लाइफ टाइम का जो पीरियड है वो क्या है, 1896 और 1980. मतलब कि इनका जो जन्म है 1896 में और उनकी डेथ जो हुई है 1980 में हो गई है. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं. इसीलिए इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है. ठीक है, क्या कहा जाता है, स्विस साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है. और इन्होंने जीन्स पियाजे ने एक थ्योरी दी है जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं. इस थ्योरी में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो अपने बच्चों पे ही किया था एक्सपेरिमेंट. अलग अलग स्टेज के बच्चों के लेके एक्सपेरिमेंट कर लिया था. ठीक है, कि कैसे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है. तो इसीलिए इनको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं. ही इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. ये चीजें इनके बारे में हमने याद रखनी है. और क्या कहते हैं हम इनको, चाइल्ड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. चाइल्ड साइकोलॉजी के इनको फादर भी कहा जाता है. सॉरी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड ऑफ फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इसको इनको फादर भी कहा जाता है. और क्या कहा जाता है इनको, एक और नाम से जाना जाता है. क्या कहा जाता है, रेडिकल इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से भी जाना जाता है. रचनात्मकवाद के नाम से भी जाना जाता है. मतलब इनको इनका जो इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट में बहुत ज़्यादा योगदान है. इसीलिए हम इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं. आगे हम बात करें इनके बारे में तो इनके बारे में एक और बात है कि इन्होंने अलग अलग बच्चे को लेके जो था डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी. और इन्होंने जैसे 4 स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट की. जी, बच्चे का जो विकास है वो स्टेजेस, बच्चे के माइंड का जो विकास है वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके से होता है. इसीलिए इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस कहा है. डिसकॉन्टिन्यूस बोला है. ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला है, मतलब असतत. बट अगर हम वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की ने इसको इनको क्या कहा है, वाइगोस्की ने चाइल्ड डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहा है. क्या कहा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहा है. क्यों, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही चीज की बात की है कि जो बच्चे का विकास है सोशल कल्चर थ्योरी को, सोशल कल्चर थ्योरी दी है इन्होंने. तो उन्होंने कहा है जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो कैसे होता है, वो सिर्फ समाज में होता है. बट इन्होंने कहा है कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग एज में बच्चे के माइंड का बच्चे का जो डेवलपमेंट है अलग अलग तरीके से होता है. इसलिए ये पॉइंट्स हमने याद रखने हैं कि इन्होंने क्या कहा है, डिसकॉन्टिन्यूस कहा है. बट वाइगोस्की ने, सॉरी, पियाजे ने इसको क्या कहा है, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहा है. और वाइगोस्की की बात करें हम तो वाइगोस्की ने इसको कॉन्टिन्यूस बोला है.
वाइगोस्की ने इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला है डेवलपमेंट को, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है इन दोनों में, ठीक है। और पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे में थिंकिंग आती है और फिर लैंग्वेज आती है, बट ये कहते हैं वाइगोस्की कहते हैं पहले लैंग्वेज आती है बाद में थिंकिंग आती है, ठीक है। मतलब इनका कहना है जो विचार है, जो थिंकिंग है बच्चे के माइंड में जन्म से ही होता है। यही इन्होंने इसी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। इनका कहना था जब बच्चे का जन्म होता है तो उनके माइंड में एक कॉग्निज्म होता है, एक संज्ञान होता है, मतलब उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग रीजनिंग ये चीज़ें जन्म से ही होती हैं। मतलब वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उनको समझता है। उन्होंने कहा है ये जो चीज़ें होती हैं ये बच्चे में जन्म से ही होती हैं। मतलब कॉग्निज्म संज्ञान बच्चे के जन्म से ही बच्चे के माइंड में होता है, इन्होंने ये कहा। इसलिए इन्होंने कहा है थिंकिंग पहले आती है और लैंग्वेज बाद में आती है, ठीक है। और इन्होंने इसीलिए इसी बेस पे इन्होंने कॉग्निज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। इसलिए इन्होंने कहा है जो बच्चा है ना, बच्चे को इन्होंने इसलिए कहा, क्या क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है, नन्हे वैज्ञानिक कहा है। और क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट। इसीलिए पियाजे ने बच्चे को क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है। और क्या कहा है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। और इसने कहा है जो बच्चा है अपनी नॉलेज का विकास खुद करता है, मतलब अपनी नॉलेज खुद बढ़ाता है। इसमें थिंकिंग पावर होती है, रीजनिंग पावर होती है, ठीक है। तो पियाजे के बारे में ये चीजें हमने याद रखनी। क्या है, स्विस साइकोलॉजिस्ट है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा गया है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया है। और पियाजे ने जो डेवलपमेंट है उसको डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोला है और वाइगोस्की ने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला है। और इसने पियाजे ने कहा है कि जो बच्चा है वो लिटिल साइंटिस्ट है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, थिंकिंग पहले आती है और लैंग्वेज बाद में, लैंग्वेज का डेवलपमेंट उसमें बाद में होता है, ठीक है। तो ये तो होगी बेसिक बातें जो जीन पियाजे के बारे में थी, हमने की थी। अब इसी के बेस पे इनकी थ्योरी है, थ्योरी का नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इसको क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। जीन पियाजे की थ्योरी को दो नामों से बोला जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि संज्ञानात्मक विकास, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास। मतलब दोनों ही जो हमारे दिमाग से संबंधित हो गए। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, वो भी दिमाग से हो गया, और कॉग्निटिव का मतलब भी क्या होता है, संज्ञान, जो बच्चे के जन्म से ही होता है, तो वो भी हमारे दिमाग से संबंधित हो गया, ठीक है। तो आइए अब इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी में इन्होंने कहा है जो कॉग्निज्म है जो बच्चे के माइंड में शुरू से ही होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। कॉग्निटिव का मतलब कॉग्निज्म, बच्चे के माइंड में कॉग्निज्म जो होता है, कॉग्निज्म कॉग्निज्म जो होता है वो बच्चे के माइंड में जन्म से ही होता है, ठीक है, जन्म से ही होता है बच्चे के माइंड में, ठीक है। तो वो इसका मतलब क्या हुआ, कॉग्निज्म के बारे में समझ लें। जो कॉग्निज्म होता है वो हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, थिंकिंग होती है हमारी, थिंकिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, रीजनिंग, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन
परसेप्शन मतलब वो सारी चीज़ें जिसको करते वक्त हम अपने माइंड का यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ठीक है, परसेप्शन होगी, इमेजिनेशन हो गया, कोई भी चीज़ जिसको करते वक्त जब हम अपने दिमाग का, अपने संज्ञान का, अपने कॉग्निज्म का, अपने इंटेलेक्चुअल का यूज़ करते हैं, तो एजिस के साथ उसमें डेवलपमेंट होता जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेवलप कॉग्निज्म की डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए कि मेन मीनिंग क्या हुआ इसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मेन मीनिंग क्या हुआ, वो सारी क्रियाएं जो हम दिमाग से करते हैं अपने और अपने इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्ट होके, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्ट होके। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको अगर टॉय दे दें हम खेलने के लिए, वो क्या करता है, बचपन में क्या करते हैं बच्चे, टॉय के साथ क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते रहते हैं, उसको तोड़ फोड़ देते हैं, फिर उसको फिर दोबारा से जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे करते रहते हैं, मतलब वो अपने बौद्धिक बौद्धिक अपने कोग्निज्म का इस्तेमाल करते रहते हैं। हम कई बार वो क्या करते हैं, दीवारों पे वो करते रहते हैं, पेन चलाते रहते हैं, हम कहते हैं ये क्या कर रहा है, बट एक्चुअल में वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी थिंकिंग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में बच्चा क्या कर रहा होता है, अपनी थिंकिंग यूज कर रहा होता है। तो इसका मतलब जो बच्चे का दिमाग है वो काम करता रहता है, वो थिंकिंग करता रहता है, रीजनिंग करता रहता है, इमेजिनेशन करता रहता है अपनी स्टेजेस पे, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरह से, ठीक है। तो ये एक हमारा मीनिंग हो गया इसको लेके। तो आगे हम बात करेंगे, तो इससे आगे हम क्या कहेंगे, इसी इसी बेसिस पे ही जब बच्चा अपने जब बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्ट होके, अपने इन्वायरमेंट के साथ सिर्फ अट्रैक्ट होके कुछ सीखता है, मतलब उसको इन्वायरमेंट भी मिल जाता है और वो सीखना भी शुरू कर देता है। इन्वायरमेंट में हमने क्या दिया, बच्चे को टॉय दिया, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं उसको यूज़ करके जब वो अपनी थिंकिंग का यूज़ करने लग जाता है, तो इसीलिए 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 इसने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, कि वो अपने दिमाग को यूज़ करता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्ट होके, ठीक है। लिटिल साइंटिस्ट कहा है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज कहा है, और क्या कहा है इसने, चाइल्ड आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, लिटिल साइंटिस्ट एक्टिव एक्सप्लोर ऑफ नॉलेज, मतलब वो अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करता रहता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से, ठीक है। अभी ये सब जब हम ये थ्योरी पढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, तो इसमें क्या है, चार जो मेन एलिमेंट्स हैं इसके दिए हुए, फोर मेन एलिमेंट्स हैं जिनका इनमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मतलब ये पूरी इनकी ये थ्योरी है, इसी पे चलती है, किस चीज पे तो चलती है, फोर एलिमेंट्स पे। कितने एलिमेंट्स हैं, फोर एलिमेंट्स। फोर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, या हम बोल सकते हैं फोर फैक्टर्स। इसकी थ्योरी में चार एलिमेंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से हैं, जिसको हम बोल सकते हैं तत्व है, ठीक है। पहला है मैचुरेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस, एंड थर्ड वन, एक्सपीरियंस के बाद सोशल इंटरेक्शन, एंड फोर्थ इज मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब क्या होता है, परिपक्वता, जो हमें हेरिडिटी से मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसमें मेच्योरिटी आती आती है, अपने मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से वो सोचने लग जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी, मेच्योरेशन किससे रिलेटेड है, जैसे कि अगर 2 साल का बच्चा है उसको हम बोले कि वो फोर्थ क्लास के बच्चे का सम कर देगा, नहीं करेगा, करेगा। अगर मैं बच्चे को बोलूँ यहाँ पे आके ये पियाजे की थ्योरी समझा दे, तो समझा देगा, नहीं समझाएगा, उसको इसके लिए मेच्योर होना पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा। और ये सब चीज किससे आती हैं, हमारी हेरिडिटी से आती हैं। कहाँ से आती हैं, हेरिडिटी से आती हैं। मतलब अगर किसी बच्चे का
अगर किसी बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड में उसका उसके पेरेंट्स का या उसके दादा दादी का किसी का आईक्यू लेवल अच्छा होगा, तो मतलब कि बच्चे का भी आईक्यू लेवल अच्छा ही होगा। हम इसको इस आधार पे नहीं जज कर सकते कि अगर कोई पर्सन, किसी के पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बच्चे का आईक्यू लेवल हाई है। बट क्या होता है, कई बार क्या होता है, आईक्यू लेवल हाई होता है पर उसको इन्वायरमेंट नहीं मिलता, इसीलिए वो उस हिसाब से दिखा नहीं पाते अपने आईक्यू लेवल। ठीक है, उनका थोड़ा सा कम, ऐसे लगता है कि ये कम है, बट उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलता। मेच्योरिटी के साथ उनको क्या मिलना चाहिए, इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए वैसा। इसीलिए इन्होंने कहा है इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, अनुभव। अब बच्चा अपने अनुभव के आधार पे सीखता है, अनुभव के साथ सीखता है, मतलब चीजों से एक्सपीरियंस करके सीखता है। जो भी चीज उसने, जैसे हम बच्चों को उसमें एक हमने पार्ट्स ऑफ बॉडीज कराने हैं थर्ड फोर्थ फोर्थ के बच्चों को, तो हम क्या करेंगे, उनको लैब वो उसमें लेके जाएंगे, लैब में लेके जाएंगे। लैब में हम बच्चे को पूरा मॉडल दिखाएंगे बॉडी का, उसमें दिखाएंगे ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये उसका माइंड है, सब कुछ दिखाएंगे। मतलब वो खुद उसको टच करके, फील करके, देख के अनुभव करेगा उन चीज़ों को। तो वो क्या हो गया, एक्सपीरियंस से सीखेगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो हम उनको लैब में लेके जाएंगे, साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, कोई कुछ भी करना है, तो उसको क्या करेंगे, उनको एक्सपीरियंस कराएंगे, खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, इसीलिए वो जल्दी सीखेंगे। आगे सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब सामाजिक अंतरक्रिया। बच्चा समाज से इंटरेक्शन होकर जल्दी सीखता है। मतलब अगर बच्चे को हम समाज में रह के, जैसे कि स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चा क्लास में जब हम 5-6 बच्चों का ग्रुप बना देंगे, तो अपने अपने ग्रुप में ज्यादा जल्दी सीखेगा। ठीक है, अगर हमने बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दिया और बोला कहीं जाके किसी अनाथ आश्रम में जाके विजिट करना है आप लोगों ने, जैसे पेरेंट्स को बुला लेते हैं। ठीक है, और फिर कई बार हम क्या करते हैं, हम स्कूलों में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि आज क्या है, आज कोई कोई स्पेशल डे है, इन्वायरमेंट डे है, तो हम बच्चों को कहाँ ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो वहां पे जाके बच्चे सोशली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके सीखते हैं। ठीक है, कि इन्वायरमेंट क्या है, कैसे है, ऐसे वो समाज से अंत्य क्रिया करके चीजों को सीखते हैं। आगे क्या है, आगे हम बात करेंगे इक्विलिब्रेशन की। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रेशन को समझने के लिए, इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस समझने के लिए हमें आगे इसको डीप में समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। काफी बच्चे इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप ये 3 एलिमेंट्स तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस एंड सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, मैच्योरेशन मेच्योरिटी से संबंधित है, एक्सपीरियंस अनुभव से संबंधित है, मतलब बच्चा खुद एक्सपीरियंस करता है चीजों को। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, उसका मेच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है, तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है, एक्सपीरियंस करके सीखता है, सोशल इंटरेक्शन के साथ, समाज के साथ अंत्य क्रिया करके। मतलब स्कूल से बाहर जाके हम कोई एक्टिविटी जब करते हैं, पिकनिक पे लेके जाते हैं बच्चों को, ट्रिप पे लेके जाते हैं, तो मतलब उससे इंटरेक्शन करके सीखता है। आगे हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन की। इक्विलिब्रेशन को हम डीप में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, तो इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या है हमारा इक्विलिब्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस भी बोल सकते हैं। अब हमारे माइंड में इक्विलिब्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके अगर हमारे माइंड में बैलेंस अच्छा नहीं होगा, तो हम चीजों को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी टीचर है, कोई कंसेप्ट समझा देता है हमें, ठीक है, ये ऐसे है, बट कई बार हमें लगता है पिछले टीचर ने तो ऐसे समझाया था, आगे ऐसे है, मतलब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस जो कहलाता है वो इक्विलिब्रेशन कहलाता है। ठीक है, या कोई चीज हम समाज से या अपने परिवार से सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई फिर हम बाद में
समाज से इंटरेक्शन होते हैं, हम उसके बारे में हमें एक और नई चीज देखने को मिलती है। हम फिर हमारे माइंड में इनबैलेंस बैठ जाता है कि ये चीज़ तो ऐसे थी, उसने तो ऐसे बताई थी, या पहले तो मुझे इसके बारे में मेरे दिमाग में जो भी बना होता है ऐसे थी, अब ये चेंज हो गई है। तो इसको समझे, कैसे समझेंगे इसको? हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन। प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, ठीक है, ये अलग है। इसको हम आगे दो तरह से समझेंगे। कैसे? एक तो हम समझेंगे इसको अडेप्टेशन से, अडेप्टेशन, एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे माइंड में जब किसी चीज का बैलेंस होता है, सबसे पहले तो एक चीज समझो, ये हम अपने माइंड के बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। दूसरा, इसको हम दो तरीके से बैलेंस करेंगे। कैसे कैसे करेंगे? अडेप्टेशन से और ऑर्गेनाइजेशन से। हमारा हमारा ये क्या है, हमारे जो भी रिलेशंस है, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको लेके हमारे माइंड में एक छोटे छोटे ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, यूनिट्स बने हुए हैं, ठीक है। सपोज हर एक यूनिट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन का पहले मीनिंग से भी हमें क्लियर है कि जब हम चीजों को किसी प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ऐसे ही हमारे माइंड में ये समझा जाता है कि हमारे माइंड में ये सेट ऑफ यूनिट होता है जिसमें हम सबको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्कीमा। क्या बोलते हैं इसको? स्कीमा, ठीक है। ये छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं हमारे माइंड में। क्या होती हैं? स्कीम्स होती हैं। इनको क्या बोलेंगे? हम स्कीम्स बोलेंगे, ठीक है। यूनिट्स बोलेंगे। ये छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो हमारे स्कीमा के अंदर फिट होती हैं, जिसमें हम इनको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जैसे कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और एक बॉक्स में हमारे रिलेशनशिप आ गए जो भी है, एक बॉक्स में हमारे स्पोर्ट्स आ गया सारा, हर एक तरह का, ठीक है। ऐसे एक बॉक्स में हम हमारा एनिमल्स का पार्ट आ गया, एक तरफ बर्ड्स का आ गया, ठीक है। ऐसे मतलब हमारे माइंड में ये सब चीजें एक स्कीमा में ऑर्गेनाइज होती हैं, यूनिट्स में। इसको हम स्कीमा को हम क्या कहते हैं? स्कीमा को अगर हम बोले तो क्या कहेंगे? स्कीमा को बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। और क्या बोलेंगे हम इसको? पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और क्या कहेंगे हम? ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हमारे माइंड में जब इक्विलिब्रेशन, संतुलन पैदा करने की स्थिति आती है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमें स्कीमा होता है हमारे माइंड में। स्कीमा के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनाइज सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या आया था? हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है, या एक छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, या ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं, ठीक है। और ये जो यूनिट्स होती हैं इसको स्कीम्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन का मतलब भी एक तरह का क्या होता है? बैलेंस ही होता है। इसको समझने के लिए हमें पूरा अडेप्टेशन का प्रोसेस समझना पड़ेगा। जैसे इक्विलिब्रेशन का पूरा प्रोसेस है, ऐसे ही अडेप्टेशन का भी एक प्रोसेस है। किसी भी चीज को हम अडेप्ट कैसे करते हैं अपने माइंड में, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? आगे हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे। क्या कह देंगे? प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, ठीक
ठीक है। अडेप्टेशन को डिस्क्राइब कर देंगे, किस क्या बोल देंगे, हम इसे बोल देंगे प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के प्रोसेस को हम आगे दो चीजों में कर देंगे। पहले पहले क्या होगा, अडेप्टेशन में असिमिलेशन होगा, देन होगा अकोमोडेशन। अब आप बोलोगे मैम असिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है। पहले अडेप्टेशन को समझे, तो अडेप्टेशन को हिंदी हिंदी में क्या कहेंगे, अनुकूलन। क्या कहेंगे, अनुकूलन। और असिमिलेशन को क्या बोलेंगे, आत्मसात। और अकोमोडेशन को क्या कहेंगे, समायोजन। ठीक है। अब असिमिलेशन का मतलब होता है जो चीज पहले ही हमारे माइंड में है, ऐड है, समथिंग ऐड इन आवर स्कीमा, कोई चीज जो हमारे इसमें स्कीमा में ऐड है। ठीक है, स्कीमा में ऐड है। सपोज हमें बताया किसी ने कि जो कैट होती है उसकी 4 लेग्स होती हैं, एक टेल होती है। ठीक है, तो बच्चे ने माइंड में बिठा लिया कि ये कैट ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम उसने कैट को देखा, तो कैट को देख के वो नेक्स्ट टाइम सॉरी उसने डॉग को देखा, और डॉग को बोल के देख के वो कहता है कि मम्मा या मैम वो देखो डॉग। डॉग को देख के कहता है कैट। ठीक है, पहले उसके माइंड में क्या था, सी फॉर कैट होती है, कैट की जो 4 लेग्स होती हैं और एक टेल होती है। देन नेक्स्ट टाइम उसने क्या देखा, डॉग देखा, और डॉग को देख के वो क्या कहने लग गया, ये कैट है। बट नहीं, वो कैट नहीं होती। उसमें क्या आ जाता है, उसके माइंड में उसका जो इक्विलिब्रेशन है वो डिसइक्विलिब्रेशन में, बैलेंस की जगह में उसके माइंड में इनबैलेंस हो जाता है। फिर हम उस इनबैलेंस को बैलेंस में क्रिएट करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, अकोमोडेशन करते हैं। तो हम बच्चे को कहते हैं बेटा 4 लेग्स उसकी भी होती हैं, 4 लेग्स उसकी भी होती हैं, एक टेल उसकी भी होती है, एक टेल उसकी भी होती है। बट इसको कैट कहते हैं और इसको डॉग कहते हैं। जो कैट है वो म्याऊं म्याऊं करती है और जो डॉग है वो बौ बौ करता है। जो कैट होती है वो छोटी होती है और जो डॉग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, डॉग होता है, पपी तो उसका बच्चा वो तो छोटा ही होगा। ठीक है, या फिर हम बता देंगे, ठीक है, ये चीजें हम डिस्क्राइब कर देंगे। तो जब बच्चे ने कैट और डॉग में डिफरेंस समझ लिया, सच में उसको पता चल गया कि ये कैट होती है और ये डॉग होता है, उसके माइंड में जो इनबैलेंस चीज, पहले बैलेंस थी, ऐड थी, फिर इनबैलेंस होगी, न्यू सिचुएशन होगी, फिर इनबैलेंस होगी, फिर हमने उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई, चेंजेस कर दिए, उसके माइंड में चेंजेस कर दिए, और क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया चीजों को। ठीक है, मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या हम बोलेंगे, अकोमोडेशन बोलेंगे। ठीक है, जो चीज हमारे माइंड में पहले से ही होती है उसको हम क्या कहते हैं, असिमिलेशन कहते हैं। जब हम उसके जैसे किसी और चीज को देखते हैं तो उसको देख के हमें पता चल जाता है अच्छा ये ऐसे ऐसे भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, समायोजन बोल देते हैं, अकोमोडेशन बोल देते हैं। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, अडॉप्टेशन। मतलब हमने सब कुछ अडेप्ट कर लिया, अडेप्टेशन हो गया, और फिर क्या हो गया, इक्विलिब्रेशन आ गया। मतलब ये प्रोसेस भी एक तरह से चलता रहता है। सपोज हमने क्या किया, हमने एक वॉच, नॉर्मल वॉच देखी। नॉर्मल वॉच सबने देखी होगी जो पहले आती थी। ठीक है, नॉर्मल वॉच देखी हुई, बच्चे ने देख ली। अब नेक्स्ट टाइम उसने क्या देखी, एक और वॉच देख ली। ठीक है, बट उसमें क्या है, बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, मतलब उसको ऐसे ऐसे करते हैं, टच से चलती है ना। पर वो बच्चा उसको भी वॉच बोल रहा है, तो वॉच, पर वो क्या है, वो स्मार्ट वॉच है, उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो मतलब वॉच, और उसमें हमने डिफरेंस बता दिया वो बच्चे को कि ये वॉच है, बट वॉच कैसी वॉच है, स्मार्ट वॉच बोलते हैं इसको, वॉच नहीं बोलते इसको, स्मार्ट वॉच बोलते हैं। जो सिंपल होती है, जिसमें ये सारे फीचर्स नहीं होते, उसको वॉच बोलते हैं। जिसमें ये सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें हम अपना हम अपना बीपी वगैरह चेक कर सकते हैं, उसको स्मार्ट वॉच बोलते हैं। जब हमने बच्चे को ये चीजें डिस्क्राइब कर दी तो क्या हो गया, एसिमिलेशन से अकोमोडेशन में आ गया वो। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं हम इस सारे प्रोसेस को, कैसे, प्रोसेस ऑफ किसका, एक ग्राफ के हेल्प से हम सारा समझते हैं। कैसे,
ये देखिए, पहले क्या है, असिमिलेशन। ठीक है, पहले क्या है, असिमिलेशन है, फिर उसके बाद क्या आएगा, इक्विलिब्रेशन, फिर क्या आएगा, न्यू सिचुएशन, और देन क्या आएगा, डिस इक्विलिब्रेशन। ठीक है, और डिस इक्विलिब्रेशन को हम फिर क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, अकोमोडेशन। ठीक है, और फिर ये सारा प्रोसेस ऐसे ही क्या होगा, चल पड़ेगा। ठीक है, मतलब नंबर 1 में क्या है, पहले से ही हमारे माइंड में कुछ चीजें ऐड होती हैं, तो ऐड होती हैं तो वो किस में होती हैं, बैलेंस में होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताई, कैट की भी ले सकते हो, स्मार्ट वॉच की भी ले सकते हो। ठीक है, आजकल तो पहले जमाने में टीवी कैसे थे, कोई भी चीज को लेके जो भी हमारा, जैसे फोन में कह सकते हो, एक बच्चे ने स्क्रीन देखी, उसको भी इतनी सी स्क्रीन देखी, उसको भी वो बोलने लग गया फोन। ठीक है, और जो स्मार्टफोन देखा और उसमें डिफरेंस जब हमने बताना है कि ये ऐसा फोन नहीं ऐसा फोन है, मतलब कोई नई चीज ऐड होगी। ठीक है, पहले तो क्या है हमारे माइंड में, हम बर्ड वाला एग्जांपल मैं देती हूँ। हमने बच्चे को पहले, हमारे बच्चे में बचपन में सपोज हमने बच्चे को बोल दिया, देखो बेटा बर्ड जा रहा है, बर्ड उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है ना, तो बच्चे के माइंड में बैलेंस होगी ये चीज भी, हाँ ये ऐसा होता है, ये बर्ड होता है। फिर नेक्स्ट टाइम बच्चे ने एरोप्लेन देखा, और एरोप्लेन को देख के वो क्या बोलने लग गया, बर्ड बोलने लग गया, मम्मा वो बर्ड है। उसके सामने क्या आ गई, न्यू सिचुएशन आ गई, न्यू सिचुएशन में क्या हो गया, हमने उसको बोल दिया कि बेटा ये बर्ड नहीं है, ये क्या है, ये एरोप्लेन है, बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन है। तो हमने इसको बोल दिया बेटा ये न्यू सिचुएशन आ गई, तो उसके माइंड में क्या हो गया, इनबैलेंस हो गया, इनबैलेंस। ठीक है, इन बैलेंस को अब हमने फिर बैलेंस में करना है, तो कैसे करेंगे, हम मॉडिफाई करेंगे चीजों को, क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसको बताएंगे मॉडिफाई करके। ठीक है, चेंज करके। ठीक है, भी बेटा जो एरोप्लेन होता है वो उड़ता है, वो उसमें डीजल पड़ता है, पेट्रोल पड़ता है, वो ऐसे नहीं चलता। जो बर्ड्स होते हैं वो नेचुरल चीज होती है, वो नेचुरल है। ठीक है, ऐसे करके हम उनको डिफरेंस बता के उसमें बताएंगे कि बर्ड और एरोप्लेन में क्या डिफरेंस है, तो फिर उसके माइंड में जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन की इमेज भी हो जाएगी, तो वो फिर से बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किसी भी चीज को लेके, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके हमारे माइंड में जो इक्विलिब्रेशन होता है, मतलब जो माइंड में होता है हमारे, चलता रहता है। फिर ऐसे ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, हम फिर चीज़ों को असिमिलेट करते हैं, बैलेंस में होती हैं, फिर न्यू सिचुएशन आ जाती है, फिर इनबैलेंस में हो जाती हैं चीज़ें, फिर हम इसको उसमें नई नई चीज़ें ऐड करते हैं। ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, हमारे माइंड में हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था हमारा जीन पियाजे का था। आई होप आपको समझ आ गई हो, एक बार फिर से देख लेना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम स्टेजेस को लेके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।